जी दोस्तों, जो क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाउ टू गो टू जापान। ठीक है, तो हम जापान कैसे जाएं? जापान जाने के पहले भी बता चुका हूं कि दो तरीके हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा थोड़ा स्लो है लेकिन कम खर्च है, इसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ता है। स्टूडेंट वीज़ा जो है वो उसके लिए 3 शराइत हैं, और वो शराइत हैं, चलिए हम आपको पूरा पास बना देते हैं। स्टूडेंट वीज़ा की शराइत नंबर 1 टर्म ये है कि आप जो है 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो आपकी, यानी कि आपने या तो इंटरमीडिएट किया हुआ हो, या आपने जो है, ठीक है, या आपने मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो, या आपने किसी तरीके से भी ओ लेवल ए लेवल करके 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आपकी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जापानी जुबान का बेसिक लेवल यानी N5 कंप्लीट किया हुआ हो, एग्जाम पास किया हो JLPT का। तो ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि आपका कोई स्पॉन्सर होना चाहिए। जैसे ही मैं स्पॉन्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं अच्छा स्पॉन्सर जापान में? नहीं, कोई जापान की बात नहीं हो रही। जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में आपका स्पॉन्सर हो, या इंडिया में आप रहते हैं तो इंडिया में स्पॉन्सर हो, या आपका स्पॉन्सर कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपसे उसका एक नाता हो, रिलेशन हो, ताल्लुक हो कि आपको वो क्यों स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान में हैं, आपके मामू जो है वो कनाडा में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्सर आपका अगर जापान में भी है, ठीक है, मेरे अब्बा का दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है, और वो जापान में है और वो मुझे स्पॉन्सर करना चाहता है। ठीक है, तो स्पॉन्सर का जापान में होना कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। बस उसकी शराइत ये है कि आज की तारीख में 3 शर्त है। नंबर 1, वो टैक्स फाइलर हो पिछले 3 साल से। नंबर 2, उसके अकाउंट में पाकिस्तानी जो है 40 लाख रुपए कम से कम हो आज की तारीख से, क्योंकि करेंसी पाकिस्तान की बड़ी तेजी से गिरती जा रही है, तो ये ध्यान में रखिए। और नंबर 3, उसका बैंक अकाउंट 3 साल पुराना हो। ये 3 शर्तें हैं आपके स्पॉन्सर की होनी चाहिए। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि स्पॉन्सर हमारा सगा रिश्तेदार होना चाहिए, क्या सगे रिश्तेदार के अलावा भी कोई स्पॉन्सर हो सकता है? जी हो सकता है। आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, आपका अब्बा का बहुत जिगरी दोस्त हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, अगर मेरे पास इतने पैसे हों तो। ठीक है, काश मेरे पास इतने पैसे होते। ठीक है, तो इतने पैसों में वैसे करीना कपूर से शादी भी कर लेते। तो ये हो गया स्पॉन्सर की 3 शराइत। अच्छा जी, अब उसके बाद प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस ये है कि आपने जो है N5 पास करने के बाद, जैसे मैंने बताया कि साल में 3 होते हैं। एक होता है जुलाई सेशन होता है, मार्च अप्रैल सेशन होता है, फिर जुलाई का सेशन होता है, फिर अक्टूबर सेशन होता है। जनवरी का भी होता है, लेकिन जनवरी के बहुत कम लिमिटेड स्कूल हैं जो जनवरी और जुलाई का सेशन ऑफर करते हैं। आमतौर पे यही 2 सेशन होते हैं, अक्टूबर और मार्च के। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि पहले आप जैपनीज लैंग्वेज सीखते हैं किसी भी जैपनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से। द जापान हाउस इज द बेस्ट, नो नीड टू मेंशन यू। तो उसके बाद फिर आपका हम इंटरव्यू कराते हैं किसी जैपनीज लैंग्वेज स्कूल से। तो पहले आप 1.5 साल या सवा साल जैपनीज लैंग्वेज सीखते हैं किसी भी जापान में लैंग्वेज स्कूल में। ठीक है, तो वो जापान में लैंग्वेज स्कूल में आप 1.5 साल तक लैंग्वेज सीखते हैं, साथ साथ आप मजदूरी कर सकते हैं, जिसे हम पार्ट टाइम जॉब कहते हैं, और वो होती है गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से अलाउ की जाती है 28 आवर्स पर वीक। ठीक है, तो 28 आवर्स पर वीक का मतलब क्या है कि आप अगर मिनिमम सैलरी जो है 1000 येन है जापान में पर आवर, तो आपको 28 आवर्स का मतलब हो गया 28,000 रुपीज पर वीक आपने बना लिए, और महीने के आपने बना लिए 1,12,000 येन। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे पैसे हो गए। नहीं, आप इन पैसों में करीना कपूर से शादी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो 1,12,000 येन तो आप उस वक्त कमाएंगे जब आपने खाली 28 घंटे लीगली जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उस पर आप चलते हैं। तो लेकिन हमारे वाले फौरन क्या करते हैं यार, जब 8 घंटे हमने 4 दिन लगा लिए, 7-7 घंटे, तो 3 दिन हम बेकार बैठे, चलो हम 3 दिन और कहीं काम कर लेते हैं, तो वो इलीगल हो जाता है। और इलीगल काम जो है जापान में करना बहुत रिस्की है। जी हाँ, मुझे मालूम है बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा,
इसमें एक बात और नोट करने की कि जब आप हफ्ते के जो है वो 28,000 येन कमाने लगते हैं तो आप उसको फ़ौरन कैलकुलेट करते हैं, ओहो पाकिस्तान के इतने पैसे बन गए, इंडिया के इतने पैसे बन गए। आप कहते हैं छोड़ो यार पढ़ाई वढ़ाई को, पैसे तो बन रहे हैं, दफ़ा करो, मैं इसमें और काम करना शुरू कर देता हूँ। आपने क्या किया जनाब, स्कूल जाना छोड़ दिया और आपने रोज़ के 12-12 घंटे काम करना शुरू कर दिया और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब आप पैसे कमा रहे हैं। लेकिन है क्या, वो भी गैर कानूनी यूँ है कि आपने स्कूल जाना छोड़ दिया, स्कूल वाले आपको 2-3 दफ़ा ढूंढेंगे, उसके बाद आप कहीं गायब हो जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है, वो इमिग्रेशन को बता देंगे। अब इमिग्रेशन आपको ढूंढेगा, एक तो आपके चेहरे बिल्कुल जापानियों से मुख्तलिफ हैं, तो आप फ़ौरन पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप फिर भी बच गए, किस्मत आपकी अच्छी हुई, तो आपका जो 1.5 साल का वीज़ा है उसके बाद आगे आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। हाँ, 1-2 रास्ते और हैं कि इस दौरान में आप किसी बुढ़िया को, क्योंकि जापानी लड़की तो आपसे राज़ी होगी नहीं, वो कोई 80-90 साल की बुढ़िया जो है वो बेचारी, उनको केयर उनकी टेक केयर करने के लिए कोई बंदे चाहिए होते हैं, तो वो आप उनसे कहते हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, कहती है ओ मोस्ट वेलकम। तो वो हमारे पाकिस्तान में जापान कौंसल जनरल साहब से कहते हैं यार आंखें तरस गई कि लोग आते हैं कि जनाब मैं इस जापानी से शादी कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन कर लें, तो मेरी आंखें तरस गई कि कोई पाकिस्तानी ऐसी बीवी लेके आए जो उसकी हम उम्र हो, कम उम्र तो बहुत दूर की बात है, उसकी हम उम्र हो तो भी चल जाए, या 4-5 साल उम्र में ज़्यादा हो तो भी चल जाए। जो लेके आता है कोई 70 साल की बीवी लेके आता है, कोई 80 साल की बीवी लेके आता है, और बस ठीक है, हमें मानना पड़ता है कि वो बीवी है तुम्हारी, वो राज़ी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा कौंसल जनरल, ठीक है। तो वो जनाब शादी हो जाती है उनकी। तो आपके पास एक ये रास्ता भी है। तीसरा रास्ता ये कि आप इलीगली रहते रहते हैं, जब आपकी किस्मत ख़राब होती है पुलिस वाला आपको रोक लेता है और वो पूछता है पासपोर्ट तो दो को, हमारा पासपोर्ट का है, और आप बताने से कासिर होते हैं या पासपोर्ट दिखाते हैं तो वीज़ा ख़त्म हो चुका होता है, वो आपको बड़ी इज्जत से जहाज़ में बिठा के आपको रवाना कर देता है। तो ये गलत रास्ते हैं। बेहतर ये है कि आप लिमिटेड काम करें, यानी जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है आप 28 घंटे काम करें, साथ साथ जापानी ज़ुबान सीखते रहें। जापानी ज़ुबान मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ और अक्सर बताता रहता हूँ कि जापानी ज़ुबान इट्सेल्फ एक इतना बड़ा स्किल है कि आप जापानी ज़ुबान में अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको दुनिया में किसी मुल्क में भी जॉब मिलने में कोई दुश्वारी नहीं होती, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अच्छा जी, अब इसमें ख़र्चा कितना आएगा। जापानी ज़ुबान के जो लैंग्वेज स्कूल खुले हुए हैं जापान में, उनका 1 साल का ट्यूशन फ़ीस, 1 ईयर ट्यूशन फ़ीस और प्लस 6 मंथ्स हॉस्टल। क्योंकि आप जापान जाएंगे तो अगर आप कहेंगे कि मेरा जापान में चचा है या मेरे मामू हैं, तो फ़ौरन इमिग्रेशन के कान खड़े हो जाते हैं, ओह इसका तो पहले कोई जानने वाला है, इसका मतलब है इसकी इंटेंशन पढ़ने की नहीं है, बल्कि इसको कोई बुला रहा है और ये वहाँ पे कोई और किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप कहते हैं नहीं जी मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मैं हॉस्टल में ठहरूंगा, या जानने वाला है भी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई जानने वाला है तो बता दें, लेकिन आप हॉस्टल में ठहरेंगे तो स्कूल वालों को पता होता है कि आप कहाँ हैं, तो स्कूल वाले कोई आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं या आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो उन्हें पता है कि हमारे स्टूडेंट कहाँ हैं। तो ये 1 ईयर ट्यूशन फीस और 6 मंथ की जो है हॉस्टल का रेंट मिला के आपको स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, 8,50,000 येन से 10,50,000 येन तक भी खर्चा टोटल बनता है। ये मैं येन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो पहली पेमेंट करनी पड़ती है वो आपको ये पेमेंट करनी पड़ती है। इनमें से कोई एक डिपेंड करता है, कोई स्कूल 9.5 लाख चार्ज कर रहा है, कोई 10.5 चार्ज कर रहा है, कोई 8 लाख 8.5 लाख चार्ज, मिनिमम 8.5 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा 10.5 लाख है। इसके दरमियान में कोई स्कूल आपसे फीस चार्ज करता है। अच्छा जी, ये तो हो गई स्कूल फीस। अब उसके बाद फिर आप जब जहाज़ में बैठेंगे जाएंगे तो जहाज़ का रेंट, जहाज़ का टिकट का खर्चा वो लगा लें, और फिर आप जाएंगे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं आप, ठीक है। तो आप कभी मेरे घर भी आएंगे तो आप बेल कैसे बजाएंगे जी, घुटने से दरवाज़ा आप खटखटाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में तो गिफ्ट होंगे, ठीक है। तो हाथों में तो आपके हाथ तो आपके गिफ्ट से भरे होंगे, तो आप कैसे आएंगे मेरे घर जी, घुटने से आपने दरवाज़ा बजाना है। तो उसी तरह जब आप जापान जाएंगे तो खाली हाथ मत जाइएगा, वरना घुटने से दरवाज़ा खटखटाना उनके अच्छा नहीं समझा जाता। कम अज़ कम $1000 आप लेके जाएंगे, कम अज़ कम $1000 का मतलब पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर वैसे ही बहुत उनका चीज़ हो गई। तो ये सोच लीजिए, ये सारा खर्चा मिला के तकरीबन 20-22 लाख रुपए पाकिस्तानी इतना खर्चा आएगा। आप इंडियन हैं तो इंडियन करेंसी उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लें। तो ये सारा खर्चा है। इसके अलावा फिर आप जो है इसके अलावा जो कुछ भी खर्चा करना चाहें आप, तो ये तो हो गया खर्चा, ये हो गई आपकी इनकम। तो ये पहले आप खर्चा पे करेंगे, उसके बाद जब आप जापान, हाँ अब आपने लैंग्वेज सीख लिया, आपने पैसों का इंतजाम कर लिया, आपने स्पॉन्सर का इंतजाम कर लिया, तो मैंने आपको किसी स्कूल से इंटरव्यू करा दिया। स्कूल वालों ने कहा कि ठीक है जी हम इस शख्स को
स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है, वो सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मांगूंगा, उसके हर डॉक्यूमेंट की मैं ट्रांसलेशन करूँगा। नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, हर पेपर के डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस होंगे आपके। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके ट्रांसलेट करके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ रवाना कर दूंगा जापान में लैंग्वेज स्कूल में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जी? आपका शनाख्ती कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका FRC, आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, 9th की मार्कशीट, 11वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जी। नहीं, महबूबा के खुदूद की ज़रूरत नहीं, वो नहीं जमा करने, सिर्फ आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने सारे जमा करने हैं। साथ में N5 का सर्टिफिकेट, अगर आपने N5 पास किया तो वो लगाना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कूल वालों को जब मिल जाएंगे तो स्कूल वाले वो उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इमिग्रेशन जापान में सबमिट कर देंगे। इमिग्रेशन जापान उसके ऊपर 2-2.5 महीने काम करेगा, रिसर्च करेगा। हो सकता है इस दौरान आपको कॉल भी आ सकती है, ये चेक करने के लिए कि वाकई आप इतनी जापानी ज़ुबान जानते भी हैं या ऐसी फेक डॉक्यूमेंट लगाया आपने। आपके स्पॉन्सर को भी कॉल आ सकती है कि क्या आप वाकई स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको, या इसने ऐसे झूठ वो क्लेम किया। आपके स्पॉन्सर के बैंक ब्रांच में भी कॉल आ सकती है कि जो इसने स्टेटमेंट बताई है कि इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, क्या इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं। तो आप जो नंबर देंगे अपने स्पॉन्सर का और जो आप अपना नंबर देंगे, वो नंबर हर वक्त वैलिड होना चाहिए, यानी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कॉल करें, आप फ़ोन ना उठा सकें, या आपका स्पॉन्सर फ़ोन उठाए तो वो हैंकी पैंकी जवाब दे दे, या उसको यही नहीं पता हो कि मैं किसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। उसका जी आप फलां साहब को स्पॉन्सर कर रहे हो, हैं मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, अच्छा हाँ 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 मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी बात नहीं हो, आपके स्पॉन्सर को मालूम होना चाहिए कि वो किसको स्पॉन्सर कर रहा है। आपका स्पॉन्सर, आपसे पूछा जाता है कि आप फलां शख्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका पूरा नाम क्या है, तो आपका पूरा नाम बताने से कासिर है, इसका मतलब है वो आपको नहीं जानता, ठीक है। तो स्पॉन्सर को जब आप किसी को स्पॉन्सर सेलेक्ट करें तो उसको आपके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। नहीं, सारा कुछ की ज़रूरत नहीं है, उतना ही पता होना चाहिए जितना उसको पता होना चाहिए। तो ये सब हो गया। इमिग्रेशन जब मुतमईन हो जाता है तो इमिग्रेशन वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशू करता है, जिसको हम शॉर्ट में COE कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये इमिग्रेशन जापान COE इशू करता है, स्कूल वालों को दे देता है। स्कूल वाले फिर उसकी स्कैन कॉपी अलॉन्ग विद एडमिशन लेटर और इनवॉइस, 3 डॉक्यूमेंट्स भेजता है हमें कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स इनके आगे, स्कैन कॉपी वो हमें मेल से भेज देता है, ईमेल से। वो हम आपको दिखाते हैं और वो आप दिखा के किसी भी मनी एक्सचेंज वालों से कहते हैं हमारी पेमेंट कर दीजिए। तो जब स्कूल वालों को पेमेंट मिल जाती है तो वो ओरिजिनल COE जो है वो बाई मेल आपको भेजते हैं, वो हमें भेजते हैं, हम आपको बुलाते हैं और तैयारी कराते हैं कि आपने क्या बोलना है इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर के सामने, उसकी थोड़ी सी हम आपको तैयारी करा देते हैं। एक्चुअली ऐसी कोई ख़ास चीज़ होती नहीं, सिर्फ ये कि आपको कॉन्फिडेंस हम देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, सब कुछ है, लेकिन वो वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हैं उसकी टांगें कपकपा रही हैं, कहाँ पे टांग रही हैं उसकी, क्योंकि जी वो जापान वीज़ा ऑफिसर के सामने जाना है, जापान कॉन्सुलेट में जाना। तो वो थोड़ा सा हम आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको ब्रीफ करते हैं। वो COE लेके आप जापान कॉन्सुलेट जाते हैं, वो आपका इंटरव्यू करते हैं। जब आपसे मुतमईन हो जाते हैं तो आपको 1.5 साल का वीज़ा दे देते हैं। जब आपको वीज़ा लग जाता है तो आप हमें इन्फॉर्म करते हैं कि कब आप जापान पहुँच रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर जापान आप खुद से पहुँच गए और स्कूल वालों को नहीं बताया, इमिग्रेशन वाले जो है वो आपसे रोक के पूछ सकते हैं और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप उनके जवाब मुतमईन नहीं कर सके उनको। तो क्योंकि आप हमें बता देते हैं तो स्कूल वाले आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद होते हैं। इमिग्रेशन वाला अगर आपसे कोई हैंकी पैंकी बात करता है, आप कहते हैं स्कूल वालों से रब्ता कर लो, वो लोग मुझे लेने के लिए आए हुए होंगे। वो स्कूल वालों से रब्ता करता है और उनसे मुतमईन हो जाता है तो आपको एंट्री दे देता है। 1.25 साल की या 1 साल की या 1.5 साल की एंट्री मिलती है। 1.5 साल तक आप लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने के बाद आप जो है वो 2 साल का डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं या 4 साल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बताते चलूँगा, अगर आपने अपने मुल्क से 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की हुई है, यानी कि आप बैचलर्स हैं 16 ईयर्स वाले, तो आप डायरेक्ट भी हो सकता है कोई कंपनी आपको अप्लाई वर्क जॉब दे दे और आपका फिर वर्क वीज़ा में उसी वक्त कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि आप 2 साल का डिप्लोमा करते हैं वहाँ से, और 2 साल के डिप्लोमा साथ में वही सब चल रहा है कि 2 साल का डिप्लोमा भी कर रहे हैं, 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में मजदूरी भी कर रहे हैं, और इस तरीके से आप 2 साल गुजारते हैं। जैसे ही आपका डिप्लोमा मुकम्मल होता है या आप यूनिवर्सिटी 4 साल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, 4 साल आपके यूनिवर्सिटी के मुकम्मल होते हैं, तो आप जैसे ही मुकम्मल होने वाले होते हैं कंपनीज आपको जॉब ऑफर करना शुरू कर देती हैं और आप अपनी कोई भी सूटेबल कंपनी देख के आप उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो वो आपको वर्क वीज़ा आपका अप्लाई करवा देते हैं। तो इस तरह से आप स्टूडेंट वीज़ा से कन्वर्ट हो जाता है आपका वीज़ा वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा पे अगर आप प्रॉपर्ली रहते हैं, कोई भांड नहीं करते, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं कर देते, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो और आप प्रॉपर्ली टैक्स पे करते रहते हैं, तो 3 से 4 साल में आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है। परमानेंट रेजिडेंस आप जापान के हो गए, इसका मतलब ये है कि आपको तमाम राइट्स वो हो गए जो जापान में जापानियों को हैं, सिवाय इसके कि आप वोट नहीं डाल सकते। वोट आपने डाल के करना भी क्या है, ठीक है। इमरान खान तो वैसे इलेक्शन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वोट की टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको पासपोर्ट लेना ही है तो जापान गवर्नमेंट के कवानीन जापानी सिटीजन्स के लिए बड़े सख्त हैं कि जनाब आपने एक तो आपको अपने मुल्क की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, फिर आपके ऊपर तमाम वो कवानीन लग जाएंगे जो जापानियों पे हैं, जो अच्छा खासे सख्त हैं। तो लोग जो हैं वो परमानेंट रेजिडेंस में खुश हो जाते हैं, बट ठीक है हम परमानेंट रेजिडेंट हो गए जापान के, हमें पासपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर है। अगर कोई सवाल आपको इस के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और जी राब्ता भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासु।